यूपीएससी ये एक सपना है, और सपना उन हजारों युवाओं का, लाखों युवाओं का जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, कभी आपने इसका अंदाज़ा शायद ना लगाया हो। लेकिन हमारे साथ इस टॉपर्स टॉक में वो सभी महारथी हैं जो आप जैसे थे पहले, लेकिन आज वो सफल होकर के इस एग्ज़ाम को क्रॉस करके और देश को एक नई दिशा देने वाले हैं। आज के यूपीएससी 2020 टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं रवि कुमार मीना। रवि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रवि हैज़ सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 438। इनका ये 4th अटेम्प्ट था और अपनी कैटेगरी में इनको आईएएस मिलेगा क्योंकि इनकी कैटेगरी में इनका 7th रैंक है। हमारे साथ हैं अवध ओझा सर। ओझा जी जाने माने हिस्ट्री के फेमस टीचर, मोटिवेटर और एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को। रवि कुमार के बारे में मैं और बता दूं कि रवि आईआईटी दिल्ली से बीटेक हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद इन्होंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की और ये ऑलरेडी 2 बार सेलेक्टेड हैं सिविल सर्विसेज में, ऑलरेडी 2 बार सेलेक्टेड है। अभी आईआरएस हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सिविल सर्विसेज 2018 के थ्रू ये आईआरएस है। इनका नेक्स्ट आईएएस में इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एडवांस कोर्स, जनरल स्टडीज़ का कोर्स, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज एंड आईजीपी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारे कोर्सेज किए थे। और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट के बारे में हम वो भी बात करेंगे। पहले मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं इससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट आईएएस एंड मेडीजी ग्रुप। आई ऑल्सो कम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो जब इंजीनियर्स इस मुकाम तक पहुंचते हैं तो वो एक अलग सा हर्ष होता है, खुशी होती है। तो रवि कुमार, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप लगातार अच्छे कॉलेज से और अच्छे प्रोफाइल में रहे, जो आपका एक सौभाग्य भी है और आपका एफर्ट्स भी है। आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करने का ये जुनून क्या आईआईटी के कॉलेज के अंदर से ही मिल जाता है, या किसी सीनियर्स को या अपने दोस्तों को देख करके आपने ये जुनून पाला? सर सिविल सेवा में सर जाने का मन मेरे शुरू से था, क्योंकि जब गांव में रहते थे या तब हम जब डीएम एसपी को देखते थे तो हमेशा मन में ही रहता था कि हमें भी ऐसा बनना है, डीएम और एसपी। यस सर। जब उनकी गाड़ियां देखते थे, उनके बंगले देखते थे तो पर उस टाइम बच्चे थे तो सिर्फ इमेजिन कर पाते थे। हम घर वाले, मेरे पेरेंट्स से पूछता था कि कैसे बनते हैं, क्या करना पड़ता है, तो उन्होंने बताया था कि आपको ऐसे यूपीएससी। तो आप गांव से बिलोंग करते हैं? यस सर। राजस्थान? यस सर। कौन से आपके गांव वाले भी लोग देख रहे होंगे? सवाई माधोपुर जिला है और गांव है गंगापुर सिटी। वैसे मेरा एक्सपीरियंस है सवाई माधोपुर के बहुत लोग आईएएस, आईएएस और आईपीएस हैं, बहुत ज़्यादा। यस सर। तो रवि, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो कॉलेज के समय बीटेक जब आप कर रहे थे तभी सोच दिया था इसके बारे में, या पहले जॉब कहीं ज्वाइन किया कैंपस से फिर स्टार्ट की जर्नी? सर मैं जब आईआईटी दिल्ली में आया था तो वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है सिविल सर्विसेज को लेके, तो और वहाँ पे मेरे जो सीनियर्स हैं उनका मुझे काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला, तो मैंने थोड़ा स्टार्ट वहीं से कर दिया था। लाइक 4th ईयर में मैंने थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और उसके अलावा मैं किसी प्लेसमेंट में नहीं गया था। और 2016 में मैं पास आउट हुआ था और 2017 का मैंने एग्ज़ाम लिखा और उसमें मुझे इनकम टैक्स मिला था। अच्छा, ग्रेट। फिर 2017 में भी मिला, फिर 2018 में फिर आपने लिखा? हाँ, और उसमें सर फिर से मेरी रैंक के हिसाब से मुझे इनकम टैक्स मिल रहा था। तो आईआरएस इनकम टैक्स। खुश नहीं थे क्या? सर मैं खुश था, पर मैं इम्प्रूव करना चाहता था अपने आप को। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा करने का सोचिए और हिम्मत करिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं, जैसे आपने अपना ऑप्शनल तो इलेक्ट्रिकल रखा। यस सर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में क्या आपको डिफ़िकल्टी आई, या आपको लगा कि सिलेबस ज़्यादा है, इसको इस सब्जेक्ट के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करना टफ हो सकता है, ऐसा क्या सोचा कभी?
सर मुझे लगता है कि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है तो टफ पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, बट इसके लिए सर एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप थोड़ा जल्दी शुरुआत कीजिए। जैसे अगर कोई कॉलेज में है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका सिविल सर्विसेज देने का मन है तो आप 3rd या 4th ईयर से अपना ऑप्शनल एटलीस्ट तैयार करना शुरू कीजिए। और सर जैसे कि नेक्स्ट IAS जिसने जब मैंने 2016 में दिया था तब नेक्स्ट IAS नहीं था उस टाइम पे, तो सोर्स नहीं थे मेरे पास, पर 17 के बाद सर सोर्स मेरे पास काफ़ी अच्छे आ गए। अभी तो हैंड बुक्स वगैरह भी आ गई हैं, तो बच्चे उसको रेफ़र कर सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा मटेरियल है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई देना चाहे इलेक्ट्रिकल या कोई सिविल या मैकेनिकल ऑप्शन लेना चाहता है, अब तो ऑप्शनल के पोस्टल कोर्सेज भी अवेलेबल है। यस सर। अच्छा रवि, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि इलेक्ट्रिकल एंड जनरल स्टडीज़, फ्रैंकली स्पीकिंग आप बताइए मुझे कि इनमें से आपको क्या ज़्यादा टफ लगा और लगा कि यहाँ स्कोर कर सकते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम देना ज़्यादा अच्छा है? सर टफ तो मुझे इलेक्ट्रिकली लगा था, बट सर एट द सेम टाइम उसमें बहुत मेहनत भी लगी। बट सर जब मेरे नंबर आते थे हमेशा तो मेरे इलेक्ट्रिकल में ही नंबर आते थे। अच्छा। क्योंकि सर ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। करेक्ट। जब मैं पेपर दे के आता था तो मुझे पता होता था कि मेरे इतने नंबर आएंगे। पर सर GS में कुछ भी नहीं पता है। हाँ। तो इसलिए सर थोड़ा डाइसी होता है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेना एज अ ऑप्शनल। तो सर ये फ़ायदा है टेक्निकल का कि उसमें मेहनत बहुत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है, पर आपको श्योरिटी भी आती है साथ के साथ, कॉन्फिडेंस रहता है। बिल्कुल। और एक बैकअप प्लान भी रख सकते हैं। ES गेट ES PSUs बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आप लिख सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज भी हो सकता है। यस सर। ओझा सर, नाउ अप टू यू। Congratulations रवि फॉर सच अ ग्रैंड अचीवमेंट। और ये जो है सचिन तेंदुलकर की तरह इन्होंने ग्राउंड पे उतरते ही ताबड़तोड़ शतक मारना शुरू कर दिया। तो 2016 के ये पास आउट है, 17 में इन्होंने IRS ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 18 में फिर IRS क्वालिफाई किया और अब ये IAS हैं। तो एक इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, इतने अच्छे योद्धा हैं, तो इनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस परीक्षा का। तो 2 बातें कि क्या आप सिर्फ इंजीनियर ही तैयारी करें, पहली बात तो ये मैं पूछूंगा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनको बेसिक्स में क्या क्या करना चाहिए? सर एज एन इंजीनियरिंग ऑप्शनल या एज एन नहीं, बेसिक्स एग्जाम की बेसिक्स में। सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सर सबसे पहले बेसिक्स जो हमारे किसी भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने चाहिए। कई बार बच्चे डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं हाई लेवल की, वो सर वो ना उनके समझ में आने वाली है और उसका वो इतनी फ्रूटफुल नहीं है। तो हमेशा बेसिक्स लाइक NCERTs या जो क्लासरूम में चीज़ें होती है वहाँ से स्टार्ट करना एक अच्छी रणनीति है। इसके अलावा सर उसके बाद आप बुक्स पढ़ सकते हो, टेस्ट सीरीज जैसे कि नेक्स्ट IAS प्रोवाइड करता है, मेंस की, प्रीलिम्स की, वो देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है सर टेस्ट सीरीज इस एग्ज़ाम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे कई बार नेगलेक्ट करते हैं। बच्चे पढ़ते बहुत हैं पर टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, इवैल्यूएट नहीं करना। यस सर। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपने 3 बार अपना एग्जाम क्लियर किया है। प्रीलिम्स में आप क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते थे कि आप ना हर बार क्लियर कर गए? सर मुझे एक ही चीज़ लगता है कि सर मैं मैक्सिमम टेस्ट देता था। हमेशा मुझे यही लगता है सर, मैं हमेशा ये कोशिश रहती थी कि 50 to 60 टेस्ट देने हैं मुझे प्रीलिम्स के, और सर उसकी वजह से मेरे नंबर भी हमेशा 120 के ऊपर ही आते थे। जो आपके जूनियर होंगे, अभी कॉलेज में होंगे, बीटेक में 3rd ईयर में, 2nd ईयर, फाइनल ईयर में, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या पढ़ना शुरू कर दें अभी से? ऑप्शनल पढ़ना शुरू करें या GS पढ़ना शुरू करें? सर अभी उनको मैं बोलूँगा कि NCERTs, बेसिक NCERTs पढ़ना शुरू करें, और जैसे कि वो इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं तो, और वही हमारा सिलेबस का पार्ट भी है, तो वो साथ में ऑप्शनल को भी चालू रखें। तो डिसीजन ले लें कि ऑप्शनल उनको क्या लेना है। यस सर। और उसको स्टार्ट यस सर। और सर अगर वो 2nd या 3rd ईयर में है तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो इंजीनियरिंग ऑप्शनल लें, क्योंकि उनके पास टाइम है, और जैसा कि मैंने बोला ऑब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है इस एग्ज़ाम, इस ऑप्शनल में, और UPSC में कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिविटी आती है तो हम उसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है वो कॉलेज में स्टार्ट होता है और वो NCERT से स्टार्ट होता है? सर ये किया जा सकता है अगर किसी का सिविल सेवाओं में आने का, अगर सिविल सर्विसेज की तरफ किसी को जाना है सर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेप आपका कॉलेज से स्टार्ट होगा और NCERT यहाँ से स्टार्ट करिए, ऑप्शनल को डिसाइड करिए। जितना जल्दी उतना अच्छा मैं आऊँगा अभी।
रवि अगला 10 दिन बाद फिर पेपर है प्रीलिम्स का, और बहुत सारे लड़के बड़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अभी जैसे 10 ही दिन बाकी हैं, तो उनको अपना फोकस जो है सिर्फ रिवीजन पे रखना चाहिए, और कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम पर, क्योंकि लास्ट के 10 डेज़ हैं। जितना रिवीजन करो, स्पेशली स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा दो। और दूसरी चीज़, सी सेट के ऊपर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी आजकल अनप्रडिक्टेबल हो गया है। और इवन सर मैं आईआईटी से हूँ, मेरा ऑप्शनल भी इलेक्ट्रिकली, तब भी कभी कभी मुझे लगा कि जो मैथ्स जो मैंने वहाँ पे करी वो डिफ़िकल्ट थी, लाइक कि उसको टाइम लगता है आपने क्वेश्चन। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। बहुत सारे स्टूडेंट सी सेट को इग्नोर करते Yes, हैं, sir, that's- और डिफिकल्टी लेवल पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है सर। लास्ट ईयर खास करके 2020 का जो पेपर था सी सेट का, वो टफ था। यस सर। बहुत लोग बाहर हुए। सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल यूपीएससी दे रही है, उसमें टाइम लग रहा है, क्वेश्चन सिंपल Lengthy आ रहे है, हैं। लेंदी आ रहे हैं सर। तो उसमें, और स्पेशली सर हमको बीइंग आईआईटीएन, अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है तो उनको तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सी सेट को इग्नोर ना करें, और मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो आता है उन पे थोड़ा बैलेंस बना के पेपर दें तो ज़्यादा बेटर है। रवि, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, ये दोनों टेक्निकल एग्जाम, मतलब दोनों एग्जाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में टेक्निकल कॉमन है। यस सर। आपने इंजीनियरिंग सर्विस तो नहीं लिखा, आपका फोकस भी नहीं था। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में इंजीनियरिंग ऑप्शनल से कोई सवाल पूछे गए आपसे, या आपको लगता है क्या कि टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से टेक्निकल क्वेश्चंस तैयार करना या टेक्निकल सब्जेक्ट तैयार करना मैंडेटरी है इंटरव्यू में? सर मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है। सर इस वाले इंटरव्यू में मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा गया था, पर इससे पहले जो 2 इंटरव्यू दिए हैं सर, उनमें मेरे से पूछे गए हैं सवाल। एक मेंबर ने तो प्योरली इलेक्ट्रिकल ही पूछा था मुझसे। अच्छा। हाँ, दोनों इंटरव्यूज़ में मेरे से सवाल, और सर एक तो सवाल बहुत कॉमन था कि आप ये रूम देख लीजिए, इसमें बताइए टोटल इलेक्ट्रिकल लोड कितना है। तो सर ऐसे सवाल डेली जो कॉमन सेंस बेस्ड आल्सो, एंड अनलेस एंड अंटिल यू हैव द नॉलेज कि एसी है तो 2 टन का है या 3 टन का हो सकता है, लाइट है तो कितने वाट की हो सकती है, तो दैट इज यू हैव टू गेज एंड यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ द वाइल्ड स्टेटमेंट। यस सर, एग्जैक्टली। तो देखिए, जो आपका बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स आपको तैयार करना होते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होते हैं। तो दोस्तों, ये था डिस्कशन रवि कुमार मीना के साथ, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 438, और इनकी अपनी कैटेगरी में एसटी में रैंक है 7, और इनको आईएएस इस बार अलॉट हो जाएगा। अभी ये आईआरएस हैं इनकम टैक्स में, और अब ये आईएएस बन गए। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है आईएएस बनने का, तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन, उतना आपको आसानी रहेगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। एग्ज़ाम को समझिए, अपने आप को समझिए, और दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को ब्रिज करने की तैयारी करिए, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्ज़ाम प्रॉपरली, और उस एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या फिर नंबर ऑफ एरियाज जो आपको तैयार करना है, वो करना है। रवि कुमार, many congratulations. Thank you sir. And best wishes to your journey which you are beginning. Now you will be shaping the career of many youth. आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर के प्रिपरेशन भी करेंगे, और आप देश में समाज सेवा करेंगे। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।